हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। आप सभी को मैंने 1 से लेकर 13 चैप्टर तक इसी पे बिजी था बेटा, हैंड रिटेन नोट्स पे। देखिएगा, आपको एक पहले भी एसकेएम स्टडी पर नोट्स प्रोवाइड की जा चुकी है, ठीक है ना, मेरी देख रेख में। वो जो तैयार किया गया था वो रिमझिम के द्वारा तैयार किया गया था, और ये है रिया जी, ठीक है ना। तो मैं चीजों को बहुत अच्छे से, जो टॉपर्स होते हैं उनको ले करके तब आपको बेटा तैयार किया जाता है नोट्स को। और ऐसा नहीं होता कि सर हम आपको कुछ भी प्रोवाइड कर देंगे, कुछ भी ला देंगे। पूरा कलरफुल बेटा नोट्स यहाँ पे लाया गया है, ठीक है ना। ऐसा नोट्स जो आपको काम दे, बोर्ड के लिए काम दे, नीट एग्जाम के लिए काम दे, या कोई भी एग्जाम हम दे रहे हैं तो सभी के लिए काम देगा। इसमें सभी पॉइंटों को कवर किया गया है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया गया है, इसमें सभी पॉइंट है। अब बात करते हैं सर, ये नोट्स कलरफुल कहाँ पे मिलेगा। ये पूरा कलरफुल नोट्स है। एक हेडिंग भी बेटा लिखी गई है ना, वो भी एकदम कलरफुल तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीजों को लिखा गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कसर हमने नहीं छोड़ा है। मैंने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और ये है कि बेटा सबसे बेहतरीन नोट्स अब तक की एसकेएम स्टडी की है। सर ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपको सर जी 3 जगह से अवेलेबल है। सबसे पहला बेटा, आप ज्वाइन कर लीजिए महाभारत बैच, ठीक है ना, जिसमें आपको 10 गेस्ट पेपर सेट मिलेगा और क्लास 12 साइंस की कंप्लीट नोट्स और मैराथन क्लास आपको मिल जाएगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप वहां से बाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, चले जाइए बेटा एसकेएम स्टडी डॉट इन पर। कहाँ पे? एसकेएम स्टडी स्टडी डॉट इन वेबसाइट सर्च कर लीजिए, वहां से आप खरीद सकते हैं। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9569085427 से भी आप बेटा इस नोट्स को खरीद सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है ना। कंप्लीट नोट्स आपको बेटा मिल जाएगा। नहीं तो आपको वीडियो पूरा मैं कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा ही, आप बना सकते हैं। यूट्यूब पे आपको ये चीजें पूरी पूरी फ्री ही हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। सभी तरीके से अगर आपको है बनाने का तो बना लीजिए, टाइम नहीं है तो हमसे लेकर आप प्रिंट आउट इसका ले लीजिएगा। आज बेटा जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, या प्रजनन भी बोलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। बट ये नोट्स तैयार हो रही थी, मैंने सोचा पहले ये नोट्स तैयार हो जाए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊं अच्छे से। तो ये हमारी अब प्रतिदिन की क्लासेस आएगी। अब चाहे एक दिन बाद आ जाए चाहे प्रतिदिन, बट ये है कि आपका जो ये सिलेबस है बेटा क्लास 12 बायोलॉजी का, आज तो 20 जून है, 10 जुलाई के पहले तक पूरा खत्म कर देंगे। 10 जुलाई के पहले तक पूरा खत्म कर देंगे। 1 से लेकर 13 चैप्टर तक पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन में इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स का ऑलरेडी चैप्टर 1 आपको पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना, और ये अपना आप पुष्प बना लेंगे। देखिएगा बहुत प्यारा है। इसको बोलते हैं बेटा पराग कोश। पराग कोश को हम बोलते हैं पराग कोश, और पराग कोश के अंदर बेटा पाए जाते हैं परागकण। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं बेटा डंठल, जिसको तंतु भी बोलते हैं, डंठल या फिर बोलिए तंतु। और ये दोनों मिलकर बेटा पुंकेसर का निर्माण करते हैं। पुंकेसर जो होता है यह किसी भी पौधे का एक नर जननांग होता है या नर जनन भाग होता है, ठीक है ना। वहीं पे बात करते बेटा, ये सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते बेटा वर्तिकाग्र, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते वर्तिका। ये ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र, ये वाला भाग बेटा वर्तिका कहलाता है। और ये दोनों मिलकर, और यहाँ पे एक और है बेटा, इसको बोलते बेटा विजांड। और विजांड के अंदर क्या, या फिर युक्ता बीजाणुधान बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है बेटा अंडाशय, देखिएगा इस वाले को बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ये पूरा भाग क्या हो जाएगा बेटा? ये अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है, बीजांड संरचना है। अब ये अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र मिलकर स्त्री केसर का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं, जो कि पुरुष का क्या होता है? मादा जननांग होता है। और ये हमारा क्या होता है? दलपुंज है। और ये जो हरा भाग है बेटा वाह दलपुंज है। और ये क्या है? हमारा पुष्प वृंत है। बताइए बेटा किसी को कोई डाउट है क्या? ये पुष्प की संरचना आप बना दीजिएगा, हो गया। इसके बारे में लिखना है तो यहाँ बेटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना, लिखेंगे आवृत बीजी पौधे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग है बेटा आवृत बीजी पौधे, वे पौधे जिनमें फूल लगते हैं। बस, वे पौधे जिनमें फूल लगते हैं, जो खुले रहते हैं, उसे आवृत बीजी पौधे कहते हैं। आवृत बीजी पौधे का विशिष्ट लक्षण उसमें
पुष्पों का उत्पन्न होना होता है। एक पुष्प में बेटा 4 चक्र पाए जाते हैं, एक बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग पाया जाता है। जो बाह्य दलपुंज होता है तथा दलपुंज एक सहायक चक्र होते हैं, जबकि पुमंग और जायांग एक आवश्यक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि पुंकेसर यानी कि जो पुमंग होते हैं हमारे और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा, आवश्यक चक्र कहते हैं। जो हमारा लैंगिक जनन में बेटा सहायक करेगा उसे हम लोग आवश्यक चक्र कहेंगे, जो इसको हेल्प करेगा उसको हम लोग बेटा सहायक चक्र का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब एक एक करके देखते हैं। जो वाह्य दलपुंज होते हैं, ये जो वाह्य दलपुंज होते हैं, यह पुंज पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। वाह्य दलपुंज अनेक वाह्य दलों से मिलकर बना होता है। ये हमेशा और हमेशा हरे रंग का होता है, जो कि अनेक वाह्य दलों से मिलकर बेटा बना होता है। सेकेंड हेड डालेंगे दलपुंज। जो दलपुंज क्या होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो अनेक दलों से मिलकर बेटा बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों का अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। दूसरा होता है बेटा, तीसरा जो होता है पुमंग। पुमंग क्या होता है, तो पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। हाँ, तीसरा यहां पर लिख सकते बेटा चक्र होता है। क्या होता है, चक्र होता है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। यह पुंकेसर के दो भाग होते हैं। जो पुंकेसर होता है, एक पुंकेसर बेटा दो भाग होते हैं। कौन कौन सा, एक परागकोश होता है और एक होता है पुंतक। जो परागकोश होता है इसके अंदर पाए जाते बेटा परागकण। क्या पाए जाते बेटा, परागकण पाए जाते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे बेटा जायांग। जो जायांग होता है यह पुष्प का चौथा व आखिरी पुष्प होता है या चक्र होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बने होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटे, 3 भाग। कौन कौन से, वर्तिकाग, वर्तिका और अंडाशय। अब इन्हें डालेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन। हेडिंग डालेंगे, लगाएंगे। जो आवृतबीजी पौधों में पुष्प और उसका लैंगिक अंग होता है। जो पुष्प होता है उसका क्या होता है, लैंगिक अंग होता है। पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मकोद्भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। जो परागकण होते हैं उससे नर युग्मकोद्भिद बनता है, और वहीं पे जो हमारे बेटा महाबीजाणु होते हैं उसे मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है, निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनता है व मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं बेटा जाइगोट का निर्माण होता है। अगला यहाँ पे लिखेंगे बेटा निषेचन। ये क्या रहेगा, निषेचन। पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहलाते हैं, और बीज के अंकुरण से नए पौधे का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती बेटा, फूल में या पुष्प में 3 अवस्था। सबसे पहली होती हो, जो सबसे पहला होता है वो होता है निषेचन पूर्व घटना। उसके बाद एक निषेचन होता है और निषेचन पश्च घटना। अब हम डालेंगे बेटा पुमंग। ये पुमंग क्या होता है, पुमंग का नर जननांग होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे पुमंग एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर पुमंग जो होता है नर जननांग होता है या नर जननांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। यानी कि जब हम लोग कई पुमंग बना देते हैं, मिलकर बनते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पुंकेसर या लघु बीजाणु कहते हैं। आवृत बीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है, अतः आवृत बीजी पुष्पों का परागकोश द्विपालित संरचना है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों या लघु बीजाणुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। क्लियर है। आगे लिखेंगे परागकोश की संरचना। बेटा क्या लिखेंगे, परागकोश की संरचना। इसमें लिखेंगे एक परागकोश द्विपालित होता है, प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है, और इसके
चारों कोनों पर एक लग बीजाणुधानी होता है। लग बीजाणुधानियों में लग बीजाणुओं का अर्थात परागकण का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। आगे हेडिंग डालें बेटा, लग बीजाणु की संरचना। लग बीजाणु की संरचना, लग बीजाणु की संरचना की बात करें तो लग बीजाणु की संरचना निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बनी होती है। जो लग बीजाणु होते हैं वो निम्नलिखित कितने परतों से बने होते हैं बेटा, 4 परतों से बने होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य त्वचा, दूसरा होता है अंत स्थिसियम, दूसरा होता है, तीसरा होता है मध्य परत, चौथा होता है बेटा टेपीटम। जो बाह्य त्वचा होती है यह सबसे बाहरी एक परती चपटी सतह होती है और यह दूसरी एक परती चपटी सतह होती है और ये परागकोश के स्फुटन में क्या होती है, सहायक होती है। कौन, अंत स्थिसियम। और जो मध्य परत होती है यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है और जो टेपीटम होती है यह पिरामिड आकार की एक स्तरीय संरचना होती है। और ये रहा बेटा इसका क्या फिगर, देखिएगा जो परागकण का कैसे निर्माण होता है। सबसे पहले होता है बेटा परागकोश। परागकोश जो होता है बेटा ये द्विपालित होता है, यानी कि इसमें 4 पालियां होती हैं और इसका क्या होता है बेटा, स्फुटन होता है। फिर इससे लग बीजाणुधान का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम इसमें देखें और जो लग बीजाणुधान होती है अगर इसमें देखें तो ये जो परत होती है बेटा ये स्थीसियम है, इसको बेटा मध्य परत बोलते हैं। और ये बाह्य त्वचा होती है और ये क्या होती है बेटा, टेपीटम होती है। जो कि ये पूरा पूरा क्या है, चित्र है। मैंने प्रॉपर वे में आपको एक चित्र दिया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसमें सारे वो टेक्नोलॉजी हमने यूज किए हैं जो कि सबसे सिंपल बनाता है। टेपीटम का बेटा कार्य क्या होता है, तो टेपीटम का कार्य हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे यह विकसित हो रहे या विकसित हो रहे बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। यह विकसित हो रहे बीजाणु को क्या करता है बेटा, पोषण प्रदान करता है। और यह पराग पराग कीट का क्या करता है, निर्माण भी करता है, यानी कि पराग कीट का क्या करता है, निर्माण करता है। टेपीटम एक स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी से सुरक्षित रखता है, यानी कि बचाने का काम करता है। यह केलोस एंजाइम का श्रावण करके लग बीजाणु के स्फुटन में भी क्या करता है बेटा, हेल्प करता है, बोले तो बेटा सहायक करता है। आगे लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, लग बीजाणु जनन। ये लग बीजाणु जनन हेडिंग डालेंगे और करेंगे लग बीजाणुधान के परिपक्व होने पर क्या होता है। तो पहला मतलब कि जब लग बीजाणुधान का परिपक्व होता है मतलब उसकी एक अवस्था आ जाती है, उसके बाद बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लग बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। लग बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लग बीजाणु का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है और चारों लग बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं और उन्हें ही लग बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और 4 परागकण का निर्माण करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे बेटा पराग कोश का स्फुटन, और ये पेपर में आता है चित्र में, इसको आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बेटा पराग कोश है और जब पराग कोश का बेटा स्फुटन होता है तो उससे क्या निकलते हैं बेटा, परागकण निकलते हैं और ये परागकण ये क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। तो पराग कोश की स्फुटन में ये आप चित्र बनाइएगा और ये क्या हो गया, पूरा पूरा बेटा हमारा परागकण की संरचना। तो मैंने इसमें इस तरह से आपको बताया है ताकि चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ये हमारा क्या बेटा, ये पराग कोश है, क्या है, पराग कोश है। और ये क्या है, जब पराग कोश का स्फुटन होता है, फूटता है तो उसमें परागकण निकलते हैं और पूरा ये जो परागकण छोटा है इसी का एक बड़ा संरचना यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, जो परागकोश में कुल 4 स्तर होते हैं जो कि मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपीटम। परागकोश के परिपक्व हो जाने पर मध्य स्तर व टेपीटम नष्ट हो जाते हैं और स्टोमियम वाले स्थान पर अंतः स्तर पतली होती है और स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंतः स्तर की कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं जिससे बाह्य स्तर पर तनाव आता है, टेंशन पैदा होता है और परागकोश स्टोमियम स्थान से फट जाती है जिससे परागकोश से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद बेटा लिखेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा परागकोश है। जब परागकोश
अपना जनन करता है, निषेचन करता है, तो यहाँ से स्फुटन होता है। क्या देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा क्या है, नैमिकोद्भिद है, ये हमारा क्या परागकण है। परागकण कहाँ पहुंचे थे बेटे, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये परागकण कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। फिर वर्तिकाग्र पर पहुंचकर यहाँ से क्या करती है, नलिकोद्भिद का विकास करती है, और यहाँ से एक नलिका निकलती है जो कहाँ तक जाती है बेटा, बीजांड तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, बीजांड तक पहुंचती है। परागकण की संरचना की बात करें तो ये आप फिगर बना देना, ये वाला परागकण की संरचना पेपर में आता है, तो आप लोग ये फिगर बना दीजिएगा ना, और लिखेंगे परागकण नलिकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है, इसमें दो भित्तियां पाई जाती है। सर कौन कौन सी भित्तियां पाई जाती है बेटा, एक बाहरी भित्ति जो बाह्य चोल होती है, दूसरी आंतरिक भित्ति जो कि अंतः चोल होती है। अगर बाह्य चोल की बात करें तो बाह्य चोल एक प्रतिरोधक वसी पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता। अगर अंतःचोल की बात करें तो अंतःचोल पेक्टू से मिलकर बनी होती है, और अंतःचोल को ही परागनलिका का निर्माण होता है। यानी कि अंतःचोल से बेटा परागनलिका क्या होता है, निर्माण होता है। परागकणों का परागकोश, यहाँ बेटा लिखेंगे परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक से विभाजन हो जाता है और दो केंद्रकों का निर्माण होता है। पहला वर्धी केंद्र, दूसरा जनन केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी केंद्रक और जनन कोशिका बनती है। बाह्य चोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नलिका क्या होती है बेटा, निकलती है। अब आगे लिखेंगे द्विकोश की अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा, परागण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंच के परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से ही अंतःचोल द्वारा परागनलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। और यह परागनलिका बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करता है। फिर जनन कोशिका परागनलिका से रास्ते में ही समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्म का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। तो ये पूरा पूरा ऊपर वाला पॉइंट हो गया, ठीक ना। अब हेडिंग डालेंगे बेटा जायांग। क्या डालेंगे, जायांग। ये जायांग क्या होता है, तो जायांग पुष्प का मादा भाग होता है जिसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। जो जायांग होता है स्त्री केसर कहलाता है। जायांग में क्या क्या आता है आपको मैंने बताया है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों के तीनों जायांग का निर्माण करते हैं, और इन जायांग को ही बेटा क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कहा जाता है या अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में तीन संरचना होती है। कौन कौन सा बेटा, यहाँ पे एक वर्तिकाग्र होती है, दूसरी वर्तिका होती है, तीसरी बेटा अंडाशय होती है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार का भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली जो नली होती है या संरचना होती है उसको बेटा क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और बीजांड की संरचना ये आप बना दीजिएगा। अगर आपको बेटा बीजांड की संरचना बनाना है तो यहाँ पे मैंने फिगर में दिया है, आप इस संरचना को ड्रा कर देंगे। ये आपको वन शॉट वीडियो है ना, ये आपका बेटा वन शॉट वीडियो है। बहुत कम ही समय मैंने आपको जो चैप्टर है आपका पुष्पी पादों में लगने ना मैंने पढ़ा दिया है। ऐसा नहीं कि आपको हम 10 घंटे की वीडियो लाएंगे, 20 घंटे की वीडियो, अरे क्या हो गया यार, जितना हमारे काम का वो आपको पढ़ाई दे रहे हैं। तो ये बेटा बीजांड की संरचना है। अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है बेटा, इस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। ये जो होता है ये बीजांड वृंत होता है, ठीक। और ये अंदर वाले को बोलते हैं बेटा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में ऊपर की ओर दो प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऊपर की ओर बेटा दो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, और बीच में जो होती है बेटा वो द्वितीय केंद्रक होता है। और नीचे की ओर तीन कोशिका होती है जिसमें से दो कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक कोशिका क्या होती है बेटा, अंड कोशिका होती है। और ये वाले भाग को बेटा निभाग बोलते हैं, और ये वाला जो फूला हुआ भाग हो उसको बीजांड काय बोलते हैं। और ये हमारा जो है ये बेटा हमारा अध्यावरण कहलाता है। और ये तो बीजांड द्वार ही है, बस और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल ही भाषा में मैंने आपको चित्र भी बनाया है जो कि आप समझ जाएंगे। प्रत्येक बीजांड का एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय अंडाशय से जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड एक बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा घिरा होता है। बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण
और आंतरिक आवरण को बेटा अंतः अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण मतलब जो उसका आवरण होता है, घेरे रखता है। अध्यावरण बीजांड को एक स्थान पर अपूर्ण होता है, मतलब विकास नहीं होता, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। जहां पर ये अपूर्ण होता है, मतलब कि जहां पर इसका विकास नहीं, देखिए ये अध्यावरण यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से फिर घूम गया है, तो इस वाले भाग को जहां पे अपूर्ण है, जहां पर विकास नहीं हुआ है, खुला हुआ है, इसको हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड का वह स्थान या वह भाग जहां से अध्यावरण निकलता है, उस वाले भाग को निभाग बोलते हैं, और जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। बीजांड के अंदर मृदु तक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के मध्य एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं। और वहीं भ्रूणकोश में बेटा 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और भ्रूणकोश के मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग बेटा द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। वहीं नीचे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं प्रायः, जिन्हें बीजांड द्वार की तरफ होती है, जिसे हम लोग मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अगल बगल कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। अगला हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा बीजांड का प्रवर्धन और गुरु बीजाणु जनन, मतलब कि इसका किस प्रकार से हमारा प्रवर्धन होता है, परिवर्धन होता है, और गुरु बीजाणु जनन का क्या होता है, हमारा निर्माण होता है। मतलब कि गुरु बीजाणु जनन यहाँ पे लिखेंगे, जनन लिखेंगे, ठीक है ना। ये आप इसका फिगर बना सकते हैं। यहाँ से पूरा पूरा यहाँ पे मैंने पूरा एक फिगर को ड्रा कर दिया है। अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि पेपर में ये नहीं आता। अगर आप ड्रा करना चाहते कर सकते हैं। अब इसी चीज को देखिए, यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे जो चीज है बेटा, ये बीजांड काय है। ये बेटा क्या है, बीजांड काय है, ये काय है, ठीक। और कहीं तो कुछ नहीं है, ओके ओके, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये प्रपस कोशिका है, ये बीजांड काय है, बाकी सब ठीक है, बना लीजिएगा ना। लिखेंगे यहाँ पे बीजांड तथा भ्रूण कोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक, यहाँ पे कार्य है बट यहाँ पे काय रहेगा। कार्य में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्ध स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे प्रपस्व कोशिका भी बेटा कहा जाता है। प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाह्य की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। और इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा इनकुद्भिद में परिवर्धित होता है। अब हेडिंग डालेंगे बेटा भ्रूणकोश या मादा इनकुद्भिद का विकास। ये देखिए भ्रूणकोश है, किस प्रकार से मादा इनकुद्भिद का क्या होता है बेटा, विकास होता है। इसका पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे मैंने लगाया है। अब इसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा इनकुद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि करके बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुव पर एकत्रित हो जाते हैं। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं और पुनः इन्हीं 4 केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और 8 केंद्रक का निर्माण होता है। और इनमें से 4 केंद्रक निभाग की ओर तथा 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं। एक केंद्रक निभाग की ओर से तथा एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आकर स्थित हो जाता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। 3 केंद्रक जो निभाग की ओर उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुखी कोशिका कहलाते हैं। और 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं, वो कोशिका द्रव्य का विभाजन करके मध्य की कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है तथा अगल बगल की कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक कहलाते हैं और परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है।
अब हेडिंग डालेंगे बेटा परागकण। ये परागकण क्या होते हैं? तो परागकणों का सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परागण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? परागण। क्या लिखेंगे? परागण लिखेंगे, यानी कि पॉलिनेशन। तो परागकणों का परिपक्व होकर परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बेटा परागण कहते हैं। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपके बोर्ड में हर वर्ष आता है, तो याद कर लीजिए। परागण क्या होता है? परागकणों का परिपक्व कोशिका से पराग मतलब परिपक्व परागकोश से निकलकर, यहाँ पे निकल कर रहेगा, मिलकर नहीं है बेटा, निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। सबसे पहला बेटा स्वपरागण। ये स्वपरागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को बेटा स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण बेटा दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वयुग्मन, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। अच्छा, ये स्वयुग्मन क्या होता है? तो जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं, जैसे मटर और टमाटर में होता है। सजात पुष्पी परागण क्या होता है? तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं, जैसे मक्का में। स्वपरागण के बेटा लाभ क्या क्या है और हानि, ये पेपर में आता है तो लिख सकते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं, या शुद्ध वंश उसमें क्रम होता रहता है। स्वपरागण से बेटा हानियां क्या क्या है, तो लिख सकते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। अगला लिखेंगे बेटा पर परागण। ये बेटा पर परागण क्या होता है? इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। पर परागण की बेटा विधियां बात करें तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं। ये कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के। पहला होता है बेटा जल द्वारा परागण, दूसरा होता है वायु द्वारा परागण, तीसरा होता है बेटा कीट परागण, चौथा होता है पक्षी द्वारा परागण, और पांचवा होता है बेटा चमगादड़ द्वारा परागण। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा जल परागण। तो जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण, वायु द्वारा होने जैसे युक्का में हो गया, युक्का में, हाइड्रिला में, ये सभी समय बेटा जल परागण होता है। वायु द्वारा होने वाले परागण को बेटा वायु परागण कहते हैं। कीटों के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं। पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को बेटा पक्षी परागण, और चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को बेटा चमगादड़ परागण कहते हैं। पर परागण बेटा लाभ क्या क्या है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े स्वस्थ और अच्छी नस्ल वाले होते हैं। इन पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज व फल हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। अब पर परागण बेटा हानियां हैं। सबसे पहला है अधिक परागकणों का इसमें व्यर्थ हो जाना, मतलब नष्ट हो जाते हैं। इनमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता बेटी? साधन की आवश्यकता होती है। मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधे के लक्षण को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधों का बनाया जाता है। ठीक है ना? अगला लिखेंगे बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे बेटा संकरण। क्या डालेंगे बेटा? यहाँ मिसिंग है कृत्रिम संकरण, हेडिंग डालेंगे। अब लिखेंगे कृत्रिम संकरण क्या होता है? तो मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधे के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षण वाले पौधों को बनाया जाना क्या कहलाता है बेटा? कृत्रिम संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कृत्रिम संकरण कहलाता है। और जो कृत्रिम संकरण होते हैं इसमें दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं। पहला होता है विपुंसन, दूसरा होता है थैलीकरण। ये सर विपुंसन क्या होता है? तो द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से पुष्प से परागकोश को निकाल देना विपुंसन कहलाता है। और विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पौधों में ही अपनाई जाती है। विपुंसन का मतलब होता है बेटा जो पराग कोष होते हैं उसको चिमटी के द्वारा काट कर निकाल देना, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम लोग विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विपुंसन कहते हैं।
और अगला होता है बेटा थैलीकरण। थैलीकरण में क्या होता है? थैलीकरण में बंध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित जैसी झिल्ली से ढक देते हैं और इससे अन्य पुष्प के परागकण इस पे नहीं पहुंच पाते हैं और मनुष्य के परिपक्व होने पर, मतलब पुष्प के परिपक्व होने पर थैली को हटा दिया जाता है और इसे ही क्या कहते हैं बेटा? थैलीकरण कहते हैं। या तो हम लोग क्या करेंगे, परागकोश को ही काट कर हटा देंगे, या परागकोश को क्या करते हैं, किसी थैली से ढक देते हैं ताकि उसके जो परागकण होते हैं वो पहुंच ना पाए वर्तिकाग्र पर। ठीक है ना, हो गया। अगला बेटा है निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को बेटा निषेचन कहते हैं और पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। कभी भी जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें बाह्य निषेचन नहीं होता, उसमें आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। देखिएगा, ये हमारा क्या होता है, जो परागकण होते हैं जब ये वर्तिकाग्र पर उड़कर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अंकुरण होता है। और जब अंकुरण होता है बेटा तो यहाँ से परागनलिका बनती है जो कि हमारे भ्रूण कोश में क्या करती है, प्रवेश करती है, यानी बीजांड में जाकर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये चित्र आप बना सकते हैं, ठीक, अगर आपको फिगर बनाना है तो। बाकी तो मैं बता ही दिया हूँ कि ये बीजांड है, ये सहायक कोशिकाएं हैं और ये अंड कोशिका है बीच वाली, और ये बीजांड द्वार है, तो इसको लिख सकते हैं। आगे नीचे क्या लिखेंगे इसमें, मतलब किस प्रकार से अंकुरण होता है, किस प्रकार से परागनलिका प्रवेश करती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इनका अंकुरण होता है और परागनलिका का निर्माण होता है। यह परागनलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है और परागनलिका के रास्ते में ही जनन विभाजित होकर, जनन जो कोशिका होती है विभाजित होकर नर युग्मक का निर्माण करती है। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं और भ्रूणकोश में ही अंड कोशिका या मादा युग्मक पाया जाता है। आगे लिखेंगे बेटा, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। परागनलिका मुख्य 3 स्थानों से बीजांड में प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ? सबसे पहला निभाग द्वारा परागनलिका में प्रवेश, ये निभाग है, विभाग नहीं है, ये निभाग रहेगा। अध्यावरण द्वारा परागनलिका का प्रवेश, बीजांड द्वारा परागनलिका का प्रवेश। तो ये 3 प्रकार से प्रवेश करता है। अगला हेडिंग डालेंगे बेटा दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। ये पेपर में खूब आता है और आप लोग बेटा याद कर लेंगे। नर जनन कोशिका में परागनलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 नर युग्मक का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। इसमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है जो कि विकसित होकर भ्रूण बन जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों का क्या करता है बेटा, 2 ध्रुवीय केंद्र कोश क्या करता है, क्रिया कर लेता है और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण होता है। यही बाद में भ्रूण कोश बन जाता है और इस संपूर्ण क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, द्विनिषेचन कहते हैं। और जब निषेचन और त्रिसंलयन मिला देंगे तो द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बनता है। अब निषेचन पश्च घटनाएं, अभी हम लोग निषेचन पूर्व देखें फिर निषेचन देखें, अब निषेचन पश्च मतलब निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो निषेचन के बाद इनकी 3 घटनाएं होती हैं। पहला होता है भ्रूणपोष का विकास होता है, भ्रूण और इसका विकास होता है, फिर बीज और फल का निर्माण होता है। फिर अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे फल के बारे में, बीज क्या होता है, सत्य फल क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं बेटा भ्रूणपोष क्या होता है। तो जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं, तथा भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाली कोशिका को बेटा क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, भ्रूणपोष कहा जाता है। इसमें 3 हमारे भ्रूणपोष होते हैं, एक कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, दूसरा केंद्रकीय होता है और तीसरा होता है बेटा हैलोबियल भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कोशिकीय, केंद्रकीय और हैलोबियल। भ्रूण और इसका विकास किस प्रकार होता है, यहाँ मैंने फिगर ड्रा किया, अगर आपको बनाना है बना सकते हैं, हालांकि ये पेपर में नहीं आता। तो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है और एक बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। देखिएगा, जो हमारा भ्रूण का विकास होता है वो 2 में होता है, एक द्विबीजपत्री में होता है, एक बीजपत्री में होता है, यानी 2 प्रकार के हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपको इसका ड्रा करना है तो ड्रा कर सकते हैं, हालांकि ये पेपर में नहीं आता, तो अगर ड्रा करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना सकते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग में जो हमने डाला था द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। सबसे पहले युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका निभाग की ओर
स्थित होती है, जिसे अग्रस्त कोशिका तथा दूसरी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारी कोशिका कहते हैं। एक हमारा क्या होता है, देखिए इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तब यहाँ पे जाकर ये हमारा निर्माण होता है। ये अग्रस्त कोशिका ऊपर की ओर और ये आधारी कोशिका, देखिए यहाँ पे है ना 2 कोशिका, यही चीज है नीचे। अग्रस्त कोशिका में उदग्र विभाजन द्वारा, आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन होता है तथा आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधारी कोशिका में यानी कि जो हमारा 6 से 10 हो रहा है यहाँ पे, अनुप्रस्थ कोशिका के पश्चात प्राप्त संपूर्ण कोशिका को निलंबक कहते हैं और निलंबक की निचली कोशिका चूसकांग या ऊपरी कोशिका तथा ऊपरी कोशिका को हम लोग स्थीपक कहते हैं। अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात या फलस्वरूप प्राप्त कोशिकाओं में से इस स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिकाओं को हाइपोसेबल तथा अग्रस्त कोशिका के ऊपरी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, इपिनेतल कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने बोला सबसे पहले यहाँ पे युग्मनज होता है, युग्मनज में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसके बाद अग्रस्त कोशिका और आधारी कोशिका बनती है, फिर इनमें ऊतक विभाजन और अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं हाँ, इपेबोसल और हाइपोबेसल और स्थिपिका बनती है यहाँ पे। और ये नीचे वाला क्या होता है, चूसिकांग होता है, जिसमें 2 हमारे अनुप्रस्थ विभाजन होता है और हमारा 6 से 10 यहाँ पे देखिएगा, ये जो होता है हमारा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये हमारा यही रहेगा 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और ये अपना आप बना सकते हैं अगर आपको फिगर ड्रा करना है। फिर बाद में अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिगर आप ड्रा कर सकते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पे, फिर हाइपोबेसल कोशिका में मूलांकुर का निर्माण होता है और फिर मूलांकुर से मूल या जड़ का निर्माण होता है और एपीबेसल से बीजपत्र एवं प्रांकुर का निर्माण होता है। फिर प्रांकुर से तना पत्ती का निर्माण होता है और इस प्रकार द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है और नया पौधा का निर्माण होता है। कुछ नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे कि द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्री का निर्माण होता है, बस। अब हेडिंग डालेंगे बेटा, बीज और फल का निर्माण। बीज क्या होते हैं और फल का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले जानते हैं बेटा बीज का निर्माण। तो निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों आवरण बीजांड आवरण का निर्माण करते हैं और बीज पत्र या भ्रूण कोश में भोजन संचित हो जाता है। इसमें पानी की कमी धीरे धीरे हो जाती है और भ्रूण सुप्ता अवस्था में चला जाता है और इस प्रकार बीजावरण में घिरी संरचना को हम लोग बीज कहते हैं। फल का निर्माण कैसे होता है देख सकते हैं, हेडिंग डाल के लिखेंगे इसमें। फल एक परिपक्व अंडाशय होता है। जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूलकर वह रसीला बड़ा फल का निर्माण करता है। अंडाशय ही की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को बेटा हम लोग सत्य फल कहते हैं। और जब अंडाशय भाग नहीं लेता बल्कि कोई भी बीजपत्र के द्वारा फल का निर्माण होता है तो उसे असत्य फल भी कहते हैं। यही पे नोट करके लिख लेना बेटा, असत्य फल। असत्य फल या फाल्स फल किसे कहते हैं, या आभासी फल। तो वे फल जिनके निर्माण में अंडाशय भाग नहीं लेते, जिन फलों के निर्माण में अंडाशय भाग नहीं लेते उसे असत्य फल कहते हैं या आभासी फल कहते हैं या बेटा फाल्स फल कहा जाता है। जैसे सेब ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी ले लीजिए और आप लोग जो खाते हैं क्या नाम है, काजू, ये सभी क्या है, असत्य फल होते हैं। और सत्य फल जिसमें अंडाशय भाग लेते सत्य फल कहलाते हैं, जैसे बेटा आम। अब हम डालेंगे निषेचन के बाद पुष्प के चक्रों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला वाय दलपुंज जो होता है अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधों के फलों में ये तने से लगे रहते हैं। दलपुंज होता है सूख कर निकल जाता है। उमंग जो होता है, उमंग भी सूख कर हमारा नष्ट हो जाता है। और जो जायांग होता है यह स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वर्तिका सूख जाती है तथा अंडाशय फल व बीजांड बीज का निर्माण करते हैं।
अगला ही डालेंगे बेटा निषेक जनन, अनिषेक जनन या फलन। अनिषेक जनन या फलन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है उसे अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं होता है, जैसे अंगूर, केला इत्यादि में अनिषेक फलन होता है। और असंग जनन क्या होता है बेटा? जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है तो असंग जनन कहलाता है। इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे आलू में, गन्ना में असंग जनन होता है। अब बहुभ्रूणता क्या होता है बेटा? इसको देख लीजिए। जो बहुभ्रूणता होता है इसकी खोज नवास्चिन ने किया था। तो जाइगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं और इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे संतरा में, नींबू में। और बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? नवास्चिन ने किया था। ये भी पॉइंट में आप नोट कर लीजिए, जो मैं आपको बताता भी हूँ। तो आपको मैंने ऑलरेडी दिया था, पीडीएफ डिजिटल बोर्ड में पढ़ा था, और अब हमारे ये हैंड रिटन नोट्स वाला शुरू हो गया है। बहुत मेहनत से ये तैयार किया गया है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स पाना चाहते हैं तो चले जाइए www.skmstudy.in वेबसाइट पर। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारा ऐप है एसकेएम स्टडी, वहां से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है 9569085427 पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है ना? आशा करते हैं ये वीडियो बेटा आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स बेटा ओपन है, आप लोग कमेंट में जरूर अपना जो भी आपका क्वायरीज रहेगा बताइएगा, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।